स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान। देखिए विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो से लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और आपका अधिलघुत्री क्वेश्चन भी लगभग कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा होगा कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। देखिए एक्सरे का आविष्कार अगर हम बात करें तो विलियम रोंटगेन ने किया था। रोजन नहीं होगा, रोंटगेन होगा, जिन्होंने कि 1895 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राम या जिसको कि रेडियो कहते हैं वो 1896 ईस्वी में किया था, और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे साइकिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है, क्योंकि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट ये वैज्ञानिक देन नहीं है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है एजुसेट क्या है। देखिए एजुसेट की बात करें तो ये एक सैटेलाइट है जिसको कि मतलब शिक्षा विभाग में सबसे पहले स्थापित किया गया था, और ये 20 सितंबर 2004 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज था वो शिक्षण क्षेत्र में हमारे जो भी मतलब कि हमारे जो भी सामग्री होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना था, जो कि मतलब 2004 में इसका आविष्कार किया गया था। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चौथा क्वेश्चन है कृषि उपज में आसातित वृद्धि को कहते हैं। देखिए कृषि उपज में आसातित वृद्धि को कहते हैं हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए हरित क्रांति का एक प्रमुख पहल है जो क्या था कि जिसका उद्देश्य था उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और मशीनीकरण जैसी नई तकनीकों को पेश करने के माध्यम से भारत में खाद्य फसल, विशेष रूप से जो गेहूं और चावल थे, उनके उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि करना था। ठीक है, बेसिकली अगर आप सिंपल सी बात समझें कि हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो मतलब गेहूं, चावल और जितने भी हमारे उपज मतलब कृषि उपज के बीज हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य था। हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो 1960 में हरित क्रांति के जनक जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, और जो सम्मानित किया गया था 1970 में किया गया था। ठीक है, और इनको सम्मानित करने का जो इनका मेन कारण था वो था गेहूं की उपज में, उसकी गुणवत्ता में इन्होंने वृद्धि करने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास किया था, जिसका कि परिणाम भी निकलकर सामने आया था। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है श्वेत क्रांति। इसी में आप लोग देख रहे हैं कि श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति भारत में विकसित एक ऐसी क्रांति है जिसमें भारत में दुग्ध उत्पादन के मामले में पूरे विश्व में क्या था कि एक अपना एक अलग पहचान बनाया। ठीक है, भारत इस समय दूध उत्पादन में नंबर 1 है, और इसका जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कितने को मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि ईंधन के आधुनिक रूप हैं। ईंधन के जो आधुनिक रूप हैं वो मिट्टी का तेल भी है, एलपीजी भी है और लकड़ी भी है। तो हमारा उपयुक्त तो सभी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख रहे होंगे कि मनोरंजन के साधन की बात करें तो मनोरंजन के साधन में हमारा कंप्यूटर, वीडियो गेम, टेलीविजन तीनों आ जाएंगे, तो उपयुक्त सभी जो होगा हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है कि द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। देखिए द्रव को वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है वो वाष्पन होता है। यहाँ पे विकल्प स दिया है जो कि गलत है, जिसको कि वाष्पीकरण भी कहते हैं। देखिए जो संघनन होता है ना, बेसिकली संघनन में क्या होता है कि यह गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया होती है,
और यहीं पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो ऊर्ध्वपातन वह होता है जो कि ठोस को डायरेक्टली गैस में बदल देता है बिना द्रव में बदले। इसका जो उदाहरण होता है वो कपूर, नेफिथिलीन, नौसादर, ये कुछ ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। और अगर हम संलयन की बात करें यहीं पे, तो संलयन में क्या होता है कि संलयन ठोस को द्रव में बदलने का काम करता है। सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए संलयन का यूज किया जाता है। वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पीकरण एक द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है। निक्षेपण की अगर हम बात करें तो यह गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया होती है। ये 3-4 पॉइंट है जो कि आप लोग याद करिएगा, ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कि क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है। अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि जल वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला क्या होता है कि देखिए यहाँ पे गलनांक की बात है। गलनांक क्या होता है, गलनांक जो होता है वह टेम्परेचर होता है। गलनांक में बेसिकली क्या होता है कि हम ठोस को द्रव में बदल देते हैं। वह ताप जिसमें ठोस द्रव में बदल जाता है वो उसका गलनांक होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया कि दाब का मात्रक। देखिए दाब का मात्रक की बात करें तो P बराबर होता है F अपान A। F अपान ए, F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया और P फॉर प्रेशर। तो यहाँ पे एरिया जो फोर्स का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहीं पे हम दाब की परिभाषा भी जान लेते हैं। देखिए दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। जब देखिए अगर एरिया बढ़ेगा किसी भी जगह का, अगर हम मतलब एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया जो होता है वो प्रेशर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समुद्री तल पर दाब के पारे की ऊंचाई होती है। देखिए समुद्री तल पर दाब के पारे की जो ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं है दिया है, तो पेशीय बल का कौन कौन सा उदाहरण है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये कूली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा होना, ये पेशी बल का उदाहरण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मांसपेशियां और शरीर के बल का यूज हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है, सेब का पेड़ से गिरना। सेब का पेड़ से गिरना ये गुरुत्वाकर्षण का कारण है, पेशी बल का उदाहरण यहाँ पे नहीं है। तो यही उत्तर जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है। देखिए मशीन जो होती है, मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है ये पूछा है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना बेसिक जाहिर सी बात है, मशीन हमारे कार्य को सुविधा और हमारे मतलब टाइम को भी बचाती है। हमें कम बल लगाकर बोझा ढोने योग्य बनाता है। जी हाँ, यथार्थ माप लेने योग्य बनाता है। नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो मशीन होता है वो हमें एक्यूरेट ये माप लेने की बात नहीं कहती, ये हमारे कार्य को शीघ्र करने में मदद करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि जो पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारी पत्ती है। ठीक है, ये हमारी पत्ती है। पत्ती में जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र का कार्य क्या होता है, ये छोटे छोटे जो छेदे होते हैं, गोले होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, और रंध्र जो होता है ना वो पत्तियों के किनारे पर सूक्ष्म छिद्र होता है, उसी को हम रंध्र कहते हैं। और रंध्र का जो होता है काम होता है वो बेसिकली जो भी हमारे जड़ से जो पानी आता है, मतलब पानी आता है, पानी जितना जरूरत होता है पेड़ को उतना लेता है, बाकी ये रंध्र के द्वारा पानी क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रंध्र की मदद से ही हम O2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय का कार्य करते हैं, इसलिए इसे पौधे का क्या कहा जाता है, श्वसन अंग भी कहा जाता है। ठीक, और अगला हम इसी में बात करते हैं। आपको देखिए इसी में एक क्वेश्चन है कि मूल रोम क्या होता है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, मूल रोम क्या होता है। देखिए मूल रोम की अगर हम बात करें तो मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करने का काम करता है।
जैसे कि देखिए मिट्टी से क्या कर लेता है, जल और खनिज लवण को अवशोषित कर लेता है। ये कौन करता है, मूलरूम करता है। और मूलरूम कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, ठीक है। और पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है, पुष्प का नर भाग पुंकेसर है, आप लोग को पता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एल्कीन उदाहरण है। देखिए एल्कीन का अगर हम उदाहरण की बात करें तो एल्कीन का उदाहरण जो है वो एथिलीन है। एथिलीन कैसे है, देखिए जो एल्कीन का सूत्र होता है ना, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक से अधिक द्विबंध होते हैं। इसका फार्मूले की बात करें तो CnH2n होता है इसका फार्मूला, और अगर सूत्र की बात करें तो C2H4 होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण जो होता है वो एथिलीन का होता है, ठीक है। अब हम अगले की बात करें, अगला जो है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कार्बन यौगिक में पाया जाता है। देखिए कार्बन यौगिक में क्या पाया जाता है, कार्बन यौगिक में बेसिकली हमारा पाया जाता है कार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन यौगिक की बात किया तो उसमें कार्बन होगा ही। अगली हम बात करते हैं एल्काइन का उदाहरण है। एल्काइन का उदाहरण जो है इसमें से हमारा मेथेन है। मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। मेथेन को हम क्या कहते हैं कि दलदली स्थानों पर मेथेन गैस पाई जाती है। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है कि खमीर का उपयोग होता है। देखिए खमीर जो होता है ना, खमीर यह एक जीवित सूक्ष्म जीव है जो कि दुनिया में करोड़ों सालों से मौजूद है। इंसान इसका प्रयोग जो होता है अल्कोहल बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए और स्वादिष्ट मतलब कि खाने योग्य पदार्थ भी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो खमीर का यूज यहाँ पे अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है, औषधि बनाने के लिए किया जाता है, और बेकिंग पाउडर के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। खमीर को ही इष्ट कहते हैं, आप लोग को पता होगा अंग्रेजी में। तो यहाँ पे 21वां क्वेश्चन की बात करें तो 21वां क्वेश्चन है कि भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है। भोजन संरक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो क्या कहलाती है, निर्जलीकरण। देखिए निर्जलीकरण होता क्या है, निर्जलीकरण में बेसिकली ना हमारे शरीर में जितने हम तरल पदार्थ लेते हैं उससे अधिक तरल पदार्थ निकल जाता है। इससे होने वाले, अगर आप लोग को पानी की कमी होती है तो आप लोग को कौन कौन सा रोग होता है आप लोग को पता ही होगा। जैसे कि आप लोग के गुर्दे में दिक्कत हो सकती है, आप लोग के यूरिन में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कुछ रोग हैं जिसको का निर्जलीकरण के कारण होना जायज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भोजन संरक्षण करने की प्रमुख विधियों में से एक है। देखिए भोजन संरक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं उसमें शीतलन विधि जो है वो भोजन संरक्षण की एक प्रमुख विधि है। आसवन विधि के बारे में आप लोग को पता है। आसवन विधि क्या होती है, आसवन विधि वह प्रक्रिया होती है जिसमें जल वाष्पशील तरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और चयनात्मक उबाल के माध्यम से अलग हो जाता है, ठीक है। यह अलग अलग क्वथनांक के तरल पदार्थों के बीच किया जाता है। बात करें यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था। यहाँ पे दिया है 1948, लेकिन जो खान और खनिज अधिनियम पारित हुआ था वो 1957 में पारित हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन में क्या है कि अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है, अभ्रक का उपयोग कपड़ा उद्योग में नहीं किया जाता, रासायनिक उर्वरक उद्योग में भी नहीं किया जाता, चीनी मिल में भी नहीं किया जाता है विद्युत उद्योग में। अभ्रक का जो प्रयोग होता है वो विद्युत उद्योग में ही किया जाता है। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो 25वां क्वेश्चन है वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाता है। ये अल्प पारदर्शक। जैसे आंशिक रूप से निर्गत का मतलब क्या है ना कि अगर हम एक पार से दूसरे पार देखें तो हमें बहुत ही कम चीज़ें दिखाई दे तो उसको क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शक। अपारदर्शक जिससे बिल्कुल ना दिखाई दे, पारदर्शक जिससे आर पार दिखाई दे, ठीक है। अगले क्वेश्चन, प्रदीप्त क्या होता है, जो कि दूसरे के प्रकाश से मतलब प्रकाशवान होता है उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि किस पदार्थ किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। तो देखिए प्रकाश जो होती है सूर्य से तो बनती है, पर सभी प्रकाश स्रोत से लगभग बनती है। जो बिंदु से होता है वो प्रकाश मतलब उपछाया नहीं बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरती है तब क्या होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण याद करने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए अगर आप सूर्य ग्रहण के बारे में जानना चाहते हो तो सूर्य ग्रहण आप समा से याद कर लीजिए, SMA, S फॉर सन, M फॉर मून, A फॉर अर्थ। अगर सूर्य और
अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और क्योंकि समा क्या होता है, जलता है और सूर्य भी जलता है, तो ये दिन से संबंधित हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर चंद्रग्रहण की बात करें तो चंद्रग्रहण में हम याद कर सकते हैं शाम, SAM। अब देखिए, S फॉर सन, M फॉर मून, A फॉर अर्थ। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि निम्न में मलेरिया के रोगाणु का वाहक है। देखिए, मलेरिया के रोगाणु का वाहक की बात करें तो मच्छर से, और भी आप लोग जानते हैं चिकनगुनिया होता है, और भी कई सारे रोग होते हैं जैसे कि पीला बुखार होता है, डेंगू होता है, ये सब मच्छर से ही होने वाले रोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये प्रतिजैविक औषधि क्या है, तो प्रतिजैविक औषधि जो है वो क्या है, पेनिसिलिन है। प्रतिजैविक औषधि के रूप में पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो कार्बन के दो अप्रूप ग्रेफाइट और हीरा हैं, ये आप लोग जानते हैं और स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन बना है, हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा, और हाइड्रोजन से भी बना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अ और ब दोनों उत्तर सही हो जाएंगे आपके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ब, एथेन और मेथेन दोनों ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक में कार्बन पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन जो होता है वो क्या होता है, मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और यौगिक के साथ भी पाया जाता है। तो और वो दोनों उत्तर आपके सही हो जाएंगे। 34 की बात करें तो नीचे दिए गए पदार्थों में किस में कार्बन नहीं पाया जाता। देखिए, रोटी में पाया जाता है, चीनी में भी कार्बन पाया जाता है, कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो LPG। देखिए, LPG गैस की बात करें तो LPG कुकिंग में सबसे अधिक मात्रा में गैस का प्रयोग होता है, तो ब्यूटेन का प्रयोग होता है। देखिए, इसमें दो गैस का अधिक रूप में प्रयोग होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। लगभग 95% ब्यूटेन और प्रोपेन को मिला के LPG गैस में प्रयोग होता है। 5% में अन्य गैसें होती हैं जो कि प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, अगर LPG का फुल फॉर्म की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज रोग जो होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, अगली हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि ध्वनि की माप की जाती है। ध्वनि की माप बैरोमीटर से की जाती है और यहाँ पे क्या दिखा है, डेसिबल में। देखिए, ध्वनि की माप डेसिबल में की जाती है, दाब का माप तो बैरोमीटर में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिबल में जिसको कि हम रिप्रेजेंट डीबी से करते हैं, तो यहाँ पे जो ध्वनि का मतलब ध्वनि की माप होती है वो डेसिबल में की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें 38, तो 38 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 38 क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, आप लोग को पता है। रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह होता है। जब देखिए ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमें मधुमेह जैसे रोग का सामना करना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है। तो देखिए, स्त्रियों में जो मधुमेह होने की लगभग संभावना बढ़ जाती है वो उनके जब भी वो गर्भवती होती हैं तो उस समय जो होती है कि उनके में ज़्यादा चांसेस रहता है कि मधुमेह जैसे रोग का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ठीक है, अगली बात करें 41 क्वेश्चन में कहा गया कि कोरोना रोग, देखिए कोरोना रोग जो है वो किसका है, ये क्या है, संक्रामक रोग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और 39 क्वेश्चन में यहाँ पे 2-3 चीज़ें और दी हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पे दिए पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम की कमी से जो होता है हृदय रोग हो सकता है और सोडियम की कमी से हमें क्या होता है कि रोगी हमेशा प्यास लगती है। ठीक है, उससे मतिभ्रम भी हो सकता है अगर आपको सोडियम की कमी हो जाती है। पोटेशियम तो जो होता है रक्तवाहक में रक्त को संचालित मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी काम करता है, लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो हृदय रोग संबंधित रोग भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 पे पहुंचे थे। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह में रोगों की कौन सी दवा दी जाती है। मधुमेह में रोगी को जो होता है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आप लोग को पता होगा इंसुलिन जो होता है इंजेक्शन उस समय लगाया जाता है जब मधुमेह की स्थिति मतलब ऐसी होती है कि जो दवा या फिर हमारे जो दैनिक दिनचर्या है
जो भी हमारे रोकथाम है, अगर हम मतलब जो भी किसी मधुमेह को लेके मतलब बरत रहे हैं, अगर वो चीज़ से मधुमेह का स्तर नहीं गिर रहा है तो उस कंडीशन में हमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे 43 की बात करें तो 43 में कहा गया कि उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। उच्च रक्तचाप बेसिकली 3 प्रकार का होता है। और हम 44 क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 45 क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल का विस्तार है लगभग 60 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार है। 46 की बात करें तो बर्फ का तापमान होता है, बर्फ का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव के जलवाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं, द्रव के जलवाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। हमने स्टार्टिंग में ही आपको 3-4 पॉइंट बताया था, वो चीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें गलत नहीं होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, 48 क्वेश्चन में कहा गया कि 20 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलिए। देखिए, डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने का जो फार्मूला है ना, वो होता है C/9/5 32। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला है। देखिए, डिग्री सेल्सियस 20 दिया है, अगर हम सी की जगह पे 20 रख देंगे तो 5 चौका 20, 9 चौक 36, 36 और 32 68 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा, ये स नहीं होगा, 36 दिया जो कि गलत है। अगर हम फ़ारेनहाइट से डिग्री में बदलेंगे तो फ़ारेनहाइट से डिग्री में बदलने का फार्मूला 9/5 गुणे C/32 होता है। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि, देखिए, थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इसका क्वथनांक होता है वो अधिक होता है। देखिए, थर्मामीटर में पारा जो होता है ना, वो हल्के से भी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, इसलिए थर्मामीटर का प्रयोग बेसिकली मतलब थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया कि सूर्य का ताप नापा जाता है। देखिए, सूर्य का ताप मापने के लिए हम उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें 51, एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। आप लोग ये चीज़ याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। उष्मा का सुचालक लकड़ी तो होगा नहीं, कांच होगा नहीं, कागज होगा नहीं, तांबा जो है उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक मतलब जिसमें मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो। ठीक है। 53 की बात करें तो सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है, ये विकिरण के कारण आती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो उसका प्रकाश होता है वो गर्मी होती है। कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, क्यों लगा होता है, क्योंकि हैंडल गर्म ना हो। यहाँ पे देखिए, अगर हम 55 की बात करें तो 55 क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होता है। तो देखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह किसमें होता है। देखिए, I, O, A, V, W, M, H, T और U और X, ये सीधे दर्पण बनते हैं, मतलब कि समतल दर्पण में इनका प्रतिबिंब अक्षर की तरह बनता है। और किसमें नहीं बनता है, तो यहाँ पे देखिए H भी है, यहाँ पे V भी है, लेकिन N नहीं है। तो उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा, N सही हो जाएगा। ठीक है। तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, तबले में ध्वनि जो होता है वो आघात के कारण उत्पन्न होती है, और जो हमारा गिटार वगैरह होता है उसमें क्या होता है कि खींचने के कारण होती है। ठीक है। तो तबले में आघात के कारण, और सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है वो खींचने से होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए, ध्वनि की जो सबसे अधिक चाल होती है वो ठोस पदार्थ में होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। अभी आप लोग को हमने बताया था कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्यतः कारण है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ही मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें कि किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है, बिंदु से नहीं बनती है। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अभी हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण याद करने की ट्रिक आप लोग को बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, 63 में कहा गया कि जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को कहते हैं। जल वाष्प के द्रव में अगर बदल जाता है तो वहाँ पे होता है संघनन होता है। बर्फ़ का ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अभी आप लोगों ने करके आए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ऊष्मा स्थानांतरण की
विकिरण विधि है, देखिए ऊष्मा स्थानांतरण की जो विकिरण विधि है वो क्या है, माध्यम आवश्यकता नहीं है, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। 66 की बात करें, द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। द्रव में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, ऊष्माधारिता का मात्रक जो होता है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है। और कंडुआ रोग, देखिए कंडुआ रोग क्या होता है, कंडुआ रोग बेसिकली ना गेहूं में लगने वाला एक रोग है। इस रोग में होता क्या है कि हमारे जो बाल होते हैं, गेहूं के बाल होते हैं, उनके दानों के स्थान पर क्या होता है, फफूंद का काला धूल भर जाता है। और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो सारे फफूंद क्या होते हैं कि मतलब गिर जाते हैं, और इससे गेहूँ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये तो हमारे जो बिहार के साइड के जो भी राज्य हैं, बलिया वगैरह में, यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये रोग ज़्यादा लगते हैं गेहूँ वगैरह में। अगले क्वेश्चन की बात करें, 63 क्वेश्चन में कहा गया कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त किया जाता है, जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, अभी हम लोगों ने पढ़ा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है, देखिए दाब से संबंधित नियम जो है वो पास्कल का नियम है, जो कि दाब से संबंधित नियम है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन, मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंसुलिन का स्राव जो होता है कम होता है, इसीलिए हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। पनीर, सिरका और डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन सब में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र, अभी देखिए एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमने आप लोग को बताया, C2H2 होता है। और ये जो अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी जाती है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो 76 क्वेश्चन में कहा गया कि हरित लवक रहित पौधों का समूह है। हरित लवक रहित जो भी पौधे हैं, शैवाल भी हैं, और यहाँ पे शैवाल नहीं होते हैं, अनावृत बीजी भी नहीं होते हैं, यहाँ पे होता क्या है, कवक होता है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि दाब अधिक होता है। देखिए दाब जो अधिक होता है वो होता है एक पैर से खड़े होने पर दाब अधिक लगता है। ठीक है। और 88 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 88 क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता, तो कार्बन जो होता है वो नमक में नहीं पाया जाता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 जो कि थोड़ा सा छूट गया था, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि इसमें कहा गया कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, तो प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, हमारा आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का फार्मूला होता है 1/T। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि वायुदाब आरोपित करती है। वायुदाब कब आरोपित करती है, वायुदाब आरोपित करती है जब क्या होती है, चारों दिशाओं में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नोक्त में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं ग्रेफाइट और हीरा नहीं है। और यहाँ पे अगर देखिए क्रिस्टली पूछा गया होता तो यहाँ पे होता अक्रिस्टली पूछा गया तो अक्रिस्टली में शुगर चारकोल होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग में दो श्रृंगों के बीच की दूरी को कहते हैं। देखिए दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम बेसिकली कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है। और यहाँ पे जिसको कि लैम्डा से दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। यहाँ पे ताप मापने का जो विभाजन स्केल होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। पेचिस नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है, तो यहाँ पे जो सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है वो है एंट अमीबा। ठीक है। हिस्टोलिटिका जो कि यहाँ पे क्या करता है, पेचिस नामक बीमारी में सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार, ये क्या करता है, इस देखिए ये चीज़ ना कि वस्तु का भार और उत्प्लावन बल बराबर होता है, ये कब होता है, जब वस्तु सतह पर तैरेगी। ठीक है। तो क्या होता है कि जो उसका सरफेस का भार होता है और उस पर लगने वाला भार बराबर होता है। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है, तो घड़े में रखा पानी जो होता है वो क्या होता है कि वाष्पन विधि के द्वारा ठंडा होता है। ठीक है। यहाँ पे सम्मोहन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे वाष्पन दिया है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है।
और क्वेश्चन नंबर हम 88 की बात करते हैं। एजुसेट का प्रयोग क्या किया जाता है? शैक्षिक उपग्रह के रूप में किया जाता है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। पत्ती में जो पाया जाने वाला रंध्र होता है वो निचली सतह पर स्थित होता है। इसको मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को गलत लगता है, मेरे द्वारा गलत कराया गया या फिर कुछ गलत लगता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।